आप अरे अलग सवाल होगा, आरजेडी से अलग। अरे लेकिन ये भी मसला है, आपके जो एमएलए जीतते हैं वो दूसरी पार्टियों में चले तो जाते हैं। एक ही कम्युनिटी है जो अपने दादा से कम कमा रही है, मुसलमान। साथ आपका जो भी अलायंस होता है एक चुनाव तक होता है, फिर खत्म हो जाता है। ये भी तो बता दीजिए, डेटा लाइए ना, ये नहीं ला सकते आप। वैसे साहब उलमा को सियासत में आने नहीं देना चाहते, नहीं, इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्यों छोड़ेंगे अफगानिस्तान? अफगानिस्तान से हमारे पुराने ताल्लुकात रहे हैं। यही सवाल तेजस्वी से पूछा जाए, कांग्रेस से पूछा जाए। सियासी पार्टी लड़ना तो जरूरी है ना। हम कोई सेमिनार करने वाले तो कोई एनजीओ तो नहीं। एआईएमआईएम पर एक बड़ा तबका इल्ज़ाम लगाता है बीजेपी की बी टीम होने का। आपके चाहने वाले भी पूछ रहे हैं कि वैसी साहब ने वादा किया था यहाँ स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, वैसी के नाम से स्कूल खुलेगा। मतलब जो एक एमएलए पहले से है उसको आप एमएलए का टिकट दे रहे हैं, एक नया। सुनिए, दो बार तो आप तेजस्वी यादव को 2 सीट ऑफर करेंगे हैदराबाद? अरे उनका जवाब था कि हम हैदराबाद जाकर नहीं लड़ते, तो वैसे साहब बिहार में आकर क्यों लड़ते हैं? क्या हो रहा है आपका? आप क्या कर रहे हैं? मैं कांग्रेस के उम्मीदवार, ऐसा पूरा क्वेश्चन नहीं सुन, मैं आपको सवाल समझ गया। आधा किलो इनको कम बोल रहा हूँ, आधा किलो उनको बढ़ के बोल रहा हूँ, ये कब से तोड़ रहे हैं? ये इस्तेसाल, ये झूठ, ये मक्कारी, ये सिर्फ जुमलेबाजी, सिर्फ मुशायरे में आकर बैठ जाना, किसी दरगाह के उर्स में जा रहे हैं तो आके चादर पेश कर देना, रमज़ान की इफ्तार की दावत में जाकर बैठकर रोज़ा पहले हम रहते हैं उनके मुंह में खजूर डालना। हैदराबाद में आप कभी भी सरकार बदलने के लिए चुनाव तो नहीं लड़ते, आपका फोकस हैदराबाद की सीटें होती है। तुम हिस्सेदारी की क्यों नहीं बात करते? तुम 17% हो तो 17% की बात करो ना, कुछ तो बोलो। लेकिन अमेरिका के साथ भारत का रिश्ता बड़ा ख़राब और पाकिस्तान का बड़ा नज़दीक हो गया, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? गज़ा फ़लस्तीन को लेकर भी जो भारत की पॉलिसी है वो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। इस वक्त मौजूद हूं बिहार के सीमांचल में और सीमांचल के किशनगंज में, और मेरे साथ मौजूद है मारूफ दानिश्वर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें भी टाइम दिया इंटरव्यू के लिए। ओवैसी साहब, आप 2015 से लगातार सीमांचल में आ रहे हैं और पिछली मरतबा 5 सीटों पर जीत भी मिली। इस मरतबा कितनी सीटों पर जीत का इम्कान है? देखिए, हम लोग 24 सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। और नगीना के एमपी वो प्रेसिडेंट जो है चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है जी, वो हमारे अलायंस का हिस्सा है, हम उनका हिस्सा हैं। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य साहब हैं, तो हम लोग तीनों मिलकर लड़ रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह कोशिश ये है कि इस अलायंस से ज़्यादा उम्मीदवार कामयाब हो। अब कोई फ़िक्स नंबर बोलना तो बहुत जल्दी होगा, मगर अब तक के जो हमारी इलेक्शन इंतखाबी मुहिम रही, जो आवाम से हमारा राब्ता है, या जो हमको जो भी फीडबैक मिल रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुस्बित है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस होगा और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला करम कर दे, ज़्यादा तादाद में हमारे पार्टी के उस अलायंस के उम्मीदवार। तो जो अलायंस है चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, आपका जो भी अलायंस होता है एक चुनाव तक होता है, फिर ख़त्म हो जाता है। तो यूपी चुनाव में नहीं, आगे देखिए चुनाव, हमारा अलायंस हमारे वजह से ख़त्म नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। कभी हम जिम्मेदार नहीं है। आप पूछ, जिससे भी हमारा अलायंस ख़त्म होता पूछ लीजिए उनसे जाके किसने ख़त्म किया, वो बोलेंगे आपको। हमारी तरफ से कोई ख़त्म नहीं होता। ये भी कहा जाता है कि आप चंद्रशेखर आज़ाद के साथ अलायंस करते, लेकिन डॉक्टर अयूब के साथ अलायंस नहीं करते। किए ना डॉक्टर साहब के साथ तो सपोर्ट किया उनका। पिछले यूपी चुनाव में तो जाके हम तकरीर किए उनके लिए। क्या बोल रहे हैं आप? उनके लिए सपोर्ट किए हम लोग, उनके कैंडिडेट का हम सपोर्ट किए। वो मेरे, अगर मैं गलत ना कहूँ तो जलसा भी किया मैं जाकर यूपी में। हाँ बिल्कुल, यूपी इलेक्शन में। अच्छा, वैसे साहब, हैदराबाद में, तेलंगाना में कांग्रेस के साथ आपका अलायंस है? कोई अलायंस नहीं है। अभी जुबली हिल में कांग्रेस के उम्मीदवार, ऐसा पूरा क्वेश्चन नहीं सुन, मैं आपको सवाल समझ गया। मैं देखिए, एक बाई इलेक्शन में जी और आम इंतखाबात में फ़र्क होता है ना। अब बाई इलेक्शन में उसको ज़िमनी इंतखाबात बोलिए, कुछ बोलिए, बाई इलेक्शन है। बाई इलेक्शन में अगर हम एक कैंडिडेट की तायीद कर रहे हैं, उसका हम नाम लेकर कह रहे हैं कि नवीन यादव को वोट दीजिए, और क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, 10 साल से वहाँ पर टीआरएस के एमएलए थे, बीआरएस की हुकूमत थी,
उनका वज़ीर आला था, वहाँ पर हमारे 2 कॉरपोरेटर भी हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ वहाँ पर, और इतना बुरा हाल है, स्लम्स है वहाँ पर, चाहे विरागड्डा हो, रहमत नगर हो, बोराबंडा हो, शेखपेट डिवीज़न हो। रूलिंग पार्टी के रह के आपने डेवलपमेंट नहीं कराया, ये एक मकसद ये है। दूसरा ये है कि इससे ना गवर्नमेंट बदलने वाली है, ना गवर्नमेंट गिरने वाली है। तीसरा ये है कि बीआरएस पार्टी का जो वोट परसेंटेज 2023 के असेंबली इलेक्शन में था वो 37% था। पार्लियामेंट इलेक्शन जब हुआ वो गिर के 15% पे आ गया। वैसे सब तो हैदराबाद में आप कभी भी सरकार बदलने के लिए चुनाव तो नहीं लड़ते, आपका फोकस हैदराबाद की सीटें होती है, कभी टीआरएस की सरकार, कभी कांग्रेस की सरकार। नहीं, अभी ये बाई इलेक्शन है, 28 हो सकता है हमारा कुछ और मौक़िफ़ हो हमारा, तो ये तो कोई बोल ही नहीं सकता ना। आज बाई इलेक्शन है, हम बोल रहे हैं कि आप करिए। बीआरएस का जो वोट परसेंटेज गिरा है, और जो जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी का आप जाकर सिकंदराबाद पार्लियामेंट सीट का निकालिए डेटा आप, तेलंगाना में हर पार्लियामेंट सीट में 7 असेंबली हलके होते हैं। जहाँ से इनका एमएलए है वो एमएलए इनको दिलाता है 16,000 वोट, और जिसकी हम कैंडिडेट नहीं था मगर हम सपोर्ट भी किए थे, वो नागेंद्र था, वो लिया 1 लाख वोट। किशन रेड्डी 70,000 लिए, और फिर नामपल यहाँ से माजिद साहब एमएलए है, वहाँ से लीड मिली कांग्रेस को, बीजेपी को नहीं मिली। 7 में से 2 हल्के बीजेपी नहीं जीत पाई। अब बीआरएस का खुद एमएलए रह के 16,000-17,000 वोट लेता है, 70,000 बीजेपी वोट लेती है। तो हैदराबाद के लिए बीआरएस की सरकार अच्छी थी, अभी कांग्रेस की सरकार अच्छी है? कोई अच्छी बुरी का सवाल नहीं है। सियासत में हर चीज़ अच्छा या बुरा नहीं बोल सकते आप। सियासत है अवाम का जिससे फ़ायदा हो सकता है, मुसलमानों को फाशिस्ट कम्युनल फोर्सेस से किस तरह से हम तहफ़्फ़ुज़ दिला सकते, उसको सामने रख कर फैसले लिए जाते हैं, और वही फैसला लिया गया है। तो मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस के साथ आपका वहाँ कोई अलायंस नहीं है? लेकिन कहाँ है अलायंस? जैसे मैंने देखा आपकी मुलाकात होती है उनके चीफ मिनिस्टर से, एक बात सुनिए, आप मुलाकात होती है, आप वो क्यों नहीं भूल जाते कि मैं गिरिराज सिंह से भी जाके मिला, टेक्सटाइल मिनिस्टर थे, जाकर हम मुफ्ती इस्माइल साहब, मैं, वहाँ के पावरलूम के जितने ज़िम्मेदार, हम जाके मिले। उस पर भी बड़ा मजाक उड़ाया गया, तनकीदें की गई। अरे भाई वो टेक्सटाइल मिनिस्टर है, बावजूद उसके कि अवामी तौर पर वो जो भी कहते हैं हम उसको पसंद नहीं करते और उनसे कभी मुतफ़िक भी नहीं होंगे, मगर मिनिस्टर है। पावरलूम का मामला लेकर गए, जाके उनके सामने रखे, तो अब नहीं मिलना क्या बोलिए आप? नहीं बिल्कुल नहीं, अगर गवर्नमेंट से मिनिस्टर है, मैं जाके नहीं मिलूंगा तो काम किससे करवाऊंगा मैं? अब मेरा सवाल आपने पूरा सुना नहीं। मेरा सवाल ये था कि चीफ मिनिस्टर साहब की मुलाकात होती है, कांग्रेस को और नेताओं से मुलाकात होगी, तो उस मुलाकात के दौरान क्या कभी आपने इस बात के बारे में बातचीत नहीं की कि इंडिया अलायंस में आईएमआईएम को भी शामिल किया जाना चाहिए? बिहार में आपकी मजबूत पकड़ है, महाराष्ट्र में है, जिस तरह बिहार में आरजेडी को लगातार लेटर लिखा, आपकी पार्टी ने अलायंस का मुतालबा किया, तो क्या इन सब मुद्दों पर बातचीत नहीं होती वहाँ कांग्रेस के लीडर से? नहीं होती है, क्योंकि वो रियासत के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ पर तो अख्तर उल इमान साहब, जैसा आपने सही कहा, लेटर लिखा उन्होंने जी। इंडिया अलायंस में जितने पार्टीज थे, खरगे साहब को लिखा, सीपीआईएमएल मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के लीडर को लिखा, सीपीआई को लिखा, और फिर आपके आरजेडी को लिखा। अब क्या करेंगे? फिर उसके बाद वालिद को लिखे तो फर्जन ने कहा मुझे नहीं मिला, तो अख्तर उल इमान ने कहा मैं लिख दो। आप क्यों लिखे अख्तर उल इमान? इसलिए लिखे कि बिहार के ज़िम्मेदार मुसलमान जो लोग थे वो लोग आकर अख्तर उल इमान से बोले कि आप लोग अलायंस क्यों नहीं करते? तो बोले हम तो तैयार हैं। बोले नहीं वैसे सब राज़ी नहीं होंगे। अख्तर उल इमान साहब मुझसे पूछे, मैंने बोला भाई उन्हीं को लिख कर दे दो, बोलिए जो मतन होगा, जो रूदा टॉपिक लिख दीजिए आप कागज़ में, हम साइन कर देते हैं। बोला आप साइन कर दीजिए, लिखे। अब उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम लोग? 6 सीट पूछे, 5 तो हम जीते थे। अब वो नहीं करना चाह रहे तो सियासी पार्टी लड़ना तो ज़रूरी है ना। हम कोई सेमिनार करने वाले तो कोई एनजीओ तो नहीं है। अभी मैंने 2 दिन पहले तेजस्वी यादव का इंटरव्यू किया और उनसे मैंने यही सवाल किया कि आईएमआईएम को अपने अलायंस में क्यों शामिल नहीं किया, सारी पार्टियों को आपने शामिल कर रखा है। तो उनका जवाब था कि हम हैदराबाद जाकर नहीं लड़ते, तो ऐसे सब बिहार में आकर क्यों लड़ते हैं। मैंने ये भी कहा कि आप दिल्ली भी लड़ रहे, तो कह 2014 के बाद हालात बदल गए हैं, तो ये फैसला हुआ कि जो जिस इलाके में मजबूत है वहीं चुनाव लड़े, दूसरे के इलाका में ना जाए, उसको सपोर्ट करे। अरे हैदराबाद लड़ने से मैं रोक रहा हूँ आपको?
आप इंडिया अलायंस में बोलिए, इंडिया अलायंस वालों को आइए हैदराबाद, तेलंगाना आइए, यादवों के वोट ले लीजिए, कौन रोक रहा है? तो आप तेजस्वी यादव को 2 सीट ऑफर करेंगे हैदराबाद में? अरे मैं क्यों, वो तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, मैं तो अलायंस का हिस्सा नहीं हूं ना। नहीं, वो अपने सुनिए, alliance में देखिए आपको शामिल हमको ये करने के लिए सिखाया गया है जी। कि जब आप नमाज में शामिल होते तो दीवार पे बैठकर इमाम साहब को कोई करेक्ट नहीं कर सकता ना। इमाम साहब रुकू करना भूल गए, समझे ना। आप अलायंस में नहीं है, हम अलायंस में नहीं है, आप अलायंस में कांग्रेस से, आप बोलिए उनको दो बोलिए, कौन रोक रहा है? हम तो यहाँ लड़ रहे हैं ना, हमारे 5 MLA 6 MLA जीत चुके हैं अब तक हम लोग, एक बाई इलेक्शन जीते थे। लेकिन ये भी मसला, आपके जो एमएलए जीतते हैं वो दूसरी पार्टियों में चले तो जाते अब हैं। वही तो हम बता रहे हैं आपको। कमरुल हुदा भी नहीं, चले सुनिए गए, सुनिए, कमरुल हुदा तो पिछले बार लड़े जी। उसके बाद चले गए कांग्रेस में। मगर ये बताइए कि मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में बीजेपी ने कांग्रेस को मध्य प्रदेश कर्नाटका में तोड़ दिया, जी। महाराष्ट्र में तोड़ा, शिवसेना के 2 टुकड़े, राष्ट्रवादी कांग्रेस से 2 टुकड़े। जब क्या कहा गया था इनकी तरफ से, जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो ये हमारे जो 3 MLA लेकर गए, ये महात्मा गांधी का काम करे आप लोग, कौन सा काम करे बताइए? क्या तो आपने ये इसका भी जायजा लिया कि क्यों उधर गए? क्योंकि नहीं, आपके नहीं साथ जो नहीं लोग आ रहे हैं वफादारी देखिए, के साथ तो वो गए ना, जी। 3 को टिकट नहीं दिए। मैं तो खड़े होकर बहादुरगंज में कहा कि अंजर नईमी साहब, मेरा दिल साफ है आपके लिए। आपको जो लोग लेकर गए वो आपको नहीं बल्कि पूरे सीमांचल जनता को धोखा दिए हैं। क्यों नहीं दिया टिकट आपने उनको, बताइए? हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इससे ये बात मालूम होती कि ये लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, इनको नहीं चाहिए यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज की एक लीडरशिप उभरे, यही इनको बात चुभती है। मुस्लिम लीडरशिप की आप बात करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, उलमाए कराम सबसे ज़्यादा आपके साथ खड़े, और ये जो इलाका है सीमांचल का, यहाँ सबसे ज़्यादा लोग मदारिस से, मसाजिद से जुड़े कितने पार्टी उलमाए कराम टिकट हुफ़ाज़ हैं, लेकिन कितने उलमाए कराम ने एक भी आलिम दीन को यहाँ से टिकट नहीं दिया। कितने उलमाए कराम टिकट दिए? कितने उलमाए कराम को पार्टी कम से कम आरजेडी ने सऊद आलम साहब को, हाँ, सऊद आलम साहब को रिपीट किया। और कितने दिए बताइए पूरे बिहार में? अरे अलग सवाल होगा, आरजेडी से अलग। अरे अलग अगर यही सवाल नहीं, अलग कैसे हो सकता है बोलिए? मेरे चेहरे पे दाढ़ी है बोल के आप मुस्लिम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, मुस्लिम क़यादत की बात कर रहे हैं। मुफ्ती इस्माइल क्या है फिर? यकीनन आपने उनको टिकट दिया, पहले भी बात सुनिए, देखिए पार्टी जब फैसला करती है ना तो सब चीजों को देख कर करती है। यही सवाल तेजस्वी से पूछा जाए, कांग्रेस से पूछा जाए, उनसे भी मैंने पूछा कि आपने क्यों इतना कम मुसलमानों को टिकट दिया? अरे टिकट गौराबौरम में अफजल अली खान को टिकट देकर उसी के खिलाफ जाकर कैंपेन करते हैं, लेकिन पार्टी से निकाला भी नहीं उनको आरजेडी। अरे आपने टिकट दिया ना, वो बेचारा जाकर बी फॉर्म डाला आपके देने पर। नहीं सर, चूंकि मैं जानना चाह रहा हूँ, आप वजाहत कर देंगे तो अच्छा होगा। लोगों को ये लग रहा है कि वैसी साहब उलमा को सियासत में आने नहीं देना चाहते, इस्तेमाल कर रहे हैं। कई सारे लोग आपके स्टेज पर रहे, तकरीरें की, एक बात सुनिए, ये बकवास है, झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मुफ्ती इस्माइल साहब से पूछ सकते जाके आप। सर हम सीमांचल की बात कर रहे हैं, बिहार में। सीमांचल क्यों महदूद कर रहे हैं आप? उलमा क्या मालेगांव के उलमा नहीं है? वो पहले से एमएलए थे, मतलब जो एक एमएलए पहले से है उसको आप एमएलए का टिकट दे रहे हैं। एक नया सुनिए, दो बार मुफ्ती साहब जानते हैं, 2 बार मुफ्ती साहब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के एमएलए बने, और हम लोगों ने किस तरह से उनका सपोर्ट किया, आज भी कर रहे हैं और कल भी करते रहेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि मजलिस किसी उलमाओं के ख़िलाफ़ है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। उलमा के ख़िलाफ़ वो लोग हैं जो पार्लियामेंट के एक्ट को बोलते हम निकाल देंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जैसे को पूछे जाकर कि सुनिए, क्या वो यहाँ पर बिहार में गया, बोध गया है, वहाँ पर बोध समाज बोलता है कि हमारे मेंबर होने चाहिए। चलिए तेजस्वी, आप ऐलान कर दीजिए, आप इतने बड़े हमदर्द हैं ना माइनॉरिटीज़ के। स्टेट एक्ट है वो, आपकी अगर खुद सरकार आ जाती है तो आप सिर्फ बोध को मेंबर बनाएंगे, ऐलान करिए, करके देखिए। पार्लियामेंट में 6 महीने उस कमेटी का मेंबर था पार्लियामेंट की, 128 पेजेस की डाइसेंट रिपोर्ट दिया। सुप्रीम कोर्ट में मैं पार्टी हूँ, और एक शख्स जो वजीर आला बनना चाहता है धोखाधही की बात करता है कि हम उसको कचरे के बिन में डाल देंगे। क्या भाई क्यों इस तरह की बात करते? सच्चाई तो बयान करो।
आपको या तो नरेंद्र मोदी को हम हटाएंगे और नया कानून लेकर आएंगे, वो भी नहीं बोल सकते आप। अगर हटाएंगे तो हाँ, नहीं हटाएंगे तो नया कानून लेंगे, वो भी नहीं बोल सकते। वो तो बोलिए कम से कम, चलिए 29 में हम हटाएंगे और नया कानून लेकर आएंगे, बोलिए ना। चलिए भी नहीं बोलते। 370 के ऊपर सब बोले, अब क्या बोल रहे, अब कोई नहीं बोलता। ये कमिटमेंट चाहिए ना, कंसिस्टेंसी चाहिए। वैसे साहब पिछले 5 सालों में सीमांचल की तस्वीर कितनी बदली है MIM के बाद, और आपका जायजा क्या है अपना तज्जिया? नहीं, सीमांचल में जो डेवलपमेंट होना वो तो नहीं हो रहा है, रुका हुआ है डेवलपमेंट। जी, चाहे तालीम के एतबार में हो, सैलाब का मामला हो, नदी कटाव का मामला हो, यहाँ पर किसानों की ख़रीदी के सेंटर्स का मामला हो, बहुत पसमानदा इलाका है। तो ये, और फिर ऊपर से इस आवाम को रुसवा करना कि घुसपैठिए आते हैं यहाँ पर, जबकि मेरे ख्याल से कोई अंग्रेज़ी अखबार की रिपोर्टिंग है कि 2 ही घुसपैठी निकले, जिसमें वो मुसलमान भी नहीं थे। वो इंडियन एक्सप्रेस, शायद इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट जी है वो। बिल्कुल, कई को तो बांग्लादेश से डिपोर्ट करना पड़ा। नहीं तो ये सब चीज़ें हैं। तो इलेक्शन जीतना और फिर उसके बाद डेवलपमेंट नहीं करना। भाई तेजस्वी तो यहाँ डिप्टी CM थे ना जी, 2 बार। तो कुछ कर देते आप। अच्छा, आपने जब डिप्टी CM थे क्या किया बताइए? चलिए, आपको जो भी वक्त मिला होगा कुछ तो किया होगा ना आपने इस इलाका के लिए। आपने दिखाने कुछ है ही नहीं, सिवाय इसके कि मुझे गाली दो, मंजलिस को गाली दो। भाई ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं जनता के बीच में गया तो ये सवाल तेजस्वी के समर्थकों से मैंने किया कि उन्होंने क्या किया। आपके चाहने वाले भी अब पूछ रहे हैं कि वैसी साहब ने वादा किया था यहाँ स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, वैसी के नाम से स्कूल खुलेगा। ये देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आगाज़ हैदराबाद के, जिसको हम कहते हैं पुलिस एक्शन के बाद हुआ। जी, 1960 में पहले एक रुकने बल्दिया की सीट जीते, उसके 2 साल के बाद रुकने असम्बली। तो 1984 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 25-30 साल की जद्दोजहद के बाद वहाँ मेडिकल कॉलेज खोला। तो आज आप हमको मौका दीजिए, यहाँ पर लीडरशिप बनेगी तो सब चीज़ होगा। और हमारा ये है कि बग़ैर मरकज़ सियासी के आप कोई चीज़ नहीं कर सकते। ये हमारा हमारी राय है, हम उसको देखते आ रहे हैं और करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप ये समझ रहे कि सीमांचल की लड़ाई, सीमांचल सिर्फ ये नहीं करे वो नहीं करे, करेंगे। भाई जो इक़्तिदार में आप बैठे हैं, रूलिंग पार्टी में, आप तो रिकॉर्ड पेश नहीं कर रहे हैं, मगर जो काम आप नहीं करे वो आप बोल रहे हैं कि तुम क्यों नहीं करे। तो ठीक है, ये अच्छा है कि आप हमसे उम्मीद लगा के बैठे, करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे। NGO के ज़रिए, सरकार के ज़रिए करवाएंगे आप? कैसे, जिस तरह भी होगा कराएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे साहब सीमांचल का इलाका तो आपका गढ़ है, 5 बार 5 MLA को जीत मिल चुकी है, लेकिन बिहार का जो दूसरा इलाका है वहाँ AIMIM का कैडर नहीं, कोई संगठन नहीं। पूरे बिहार में आप चुनाव लड़ते हैं, फोकस आपका यहीं पर रहता है। 24 सीट कहाँ पूरा बिहार हो गया? मतलब अरे 240 में 224 में लड़ रहे हैं भाई, उसमें भी पेट में दर्द हो रहा है सबको। हम तो 6-2 बोले थे, अब नहीं दिए तो क्या करेंगे, लड़ना तो है। 24 लड़ रहे हैं, है हमारा संगठन है, बिल्कुल है। कौन कह रहा नहीं है बोल के, बिल्कुल है। ये एक सिस्टमेटिकली काम हो रहा है। हाँ, अगर आप बोलेंगे कंप्लीट 100% है तो यस, मैं उस पर मानने को तैयार हूँ कि 100% है, हमारा संगठन है। वैसे आजकल आप RJD और कांग्रेस के खिलाफ बहुत कम बोल रहे हैं। क्या अपनी तकरीर में? ये कब से तोलना शुरू कर दिया आप? आधा किलो इनको कम बोल रहा हूँ, आधा किलो उनको बढ़ के बोल रहा हूँ, ये कब से तोल रहे हैं आप? मेरा हरीफ जो सामने है मैं तो उसको बोलूँगा ना, मुझे जीतना इलेक्शन। जी भाई जब औलाद आती है तो आप कब किसी को थोड़ा नरम होते हैं, किसी को गर्म होते हैं, बड़े छोटे देखकर। यहाँ तो इलेक्शन है, मुझे जीतना इलेक्शन। और फिर इन तमाम पार्टीज़ की बहुत लंबी कहानी है, जितना बोले कम है, इतना जानता हूँ मैं। अच्छा, बिहार चाहे में भागलपुर के फसाद से अगर हम शुरू करेंगे, या अब्दुल गफूर साहब जो पहले CM थे उससे शुरू करेंगे, सब जानता हूँ मैं। तो इसमें कोई बोलने के लिए बहुत मवाद है, मगर जिस जगह पे जाते और उसके लिहाज से हमको ये फैसला करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बोलनी चाहिए, किसका उसका इम्पैक्ट होने वाला है, तो उसको बोलते हैं। बिहार में 2 अलायंस के दरमियान अगर आप कोई बोलेंगे कि ट्रंप पे बोलो, मैं कैसे बोलूँगा हिमाचल में ट्रंप पे, बताइए आप। अच्छा, बिहार में 2 अलायंस के बीच में लड़ाई है, इंडिया NDA। तो किस अलायंस को आप सपोर्ट करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी आपके सपोर्ट की? किसको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहेंगे बिहार का आप? तेजस्वी को, नीतीश कुमार को? देखिए जनाब, ये फैसला तो नतीजा आने के बाद ही होगा ना जी। अभी से
जब निकाह ही नहीं हुआ तो वलीमा कैसा करेंगे? आप एक मिल्ली रहनुमा भी है, तो आप किसको बिहार का सीएम बनते देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार को या तेजस्वी यादव को? हम तो चाह रहे हैं कि मुसलमान बने मुख्यमंत्री यहाँ के। मुसलमान बने? क्यों नहीं बने? 17% देखिए, सबसे बड़ी कास्ट तो वही है। जितना कास्ट सर्वे है जी, बुरी बात क्या है उसमें? कोई क़यामत तो नहीं, आसमान तो नहीं गिरेगा भाई। आप अगर मौका मिले, आपकी 5 सीट या 6 सीट के बदले सरकार बन सकती हो, तो मांग रखेंगे कि हमें चीफ मिनिस्टर का होता? ये 14 तारीख के बाद ही इस सवाल का जवाब दे सकते हो। उस वक्त तक रोक कर रखिए, पहले तो जीतना है। अच्छा, बिहार के पिछले 40 सालों की जो तारीख है, 3 सीएम का नाम सबसे ज़्यादा आता है, जगन्नाथ मिश्रा का, लालू प्रसाद यादव का और नीतीश कुमार का। इन तीनों में से बिहार के मुसलमानों के लिए आप किसको बेहतर समझते हैं? जब आप डेटा पढ़ेंगे तो आप किसी की भी तारीफ नहीं कर सकते। आप डेटा पढ़िए, हम आपका रिपोर्ट भिजाएंगे, हम जो मजलिस की तरफ से जो बिहार के मुसलमान स्टडी करवाया, अभी आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। आमिरुल्लाह खान साहब और 6-7 इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, डेटा एक्सपर्ट्स मिल के बनाए रिपोर्ट भिजाए थे, आपको देख लीजिए। डेटा के ऊपर बात करेंगे, ये सिर्फ हवाई बातों पर नहीं, कोई वो कर दिया नहीं, ज़मीनी हकीकत देखिए, उस पर बोलेंगे। सब वोट लिए, क्या किया आपने बताइए, कौन सा काम किया बताइए। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हमने वोट भी नहीं लिया, काम भी किया हमने मुसलमानों का। क्या काम किया? क्या काम किया? नीतीश कुमार की सरकार की रिपोर्ट बोलती है कि 90% मुस्लिम महिलाओं का डिलीवरी घर पे होती है। नीतीश कुमार की सरकार कहती है कि माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि 50% गाँव में रहने वाले मुसलमान सतह गुर्बत से नीचे हैं। नीतीश कुमार की माइनॉरिटी कमीशन बोलता है कि ADRI का सर्वे भी, दोनों भी 45% मुसलमान सतह गुर्बत से नीचे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है फिर? ये नीतीश कुमार की रिपोर्ट खुद कहती है कि यहाँ पर 50% बच्चे जो पैदा होते हैं किशनगंज में वो स्टंटेड हैं, अंडरवेट हैं, सॉरी 50% इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। बताइए आप क्या हो रहा है? नीतीश कुमार की सरकार में सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन होता है बिहार में, इसी इलाके से ज़्यादा होता है। अच्छा, वैसे साहब, जिस तरह मुसलमानों की क़यादत को लेकर फ़िक्रमंद है, लगातार मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आप जा रहे हैं, आपके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, उलमा, मिली तंजीमों के रहनुमा, वो भी चाहते हैं कि इस तरह मुस्लिम क़यादत आगे बढ़े। तो क्या कभी आपने उन सब के साथ कोई मीटिंग की, कोई प्लान है बैठने का? नहीं, ऐसी तो कोई बैठने की बात नहीं हुई, मीटिंग की बात नहीं हुई। मेरा मानना यह है कि मजहबी क़यादत मुल्क में है जी, इसमें कोई इनकार नहीं है, चाहे किसी मसलक फ़िरक़े का हो, जी, जी। उसकी क़यादत है। मसला आ जाता है सियासी क़यादत का, और हम लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, मजहबी क़यादत हमारी है, बराबर है, हमारे उलमा इकराम। तो मज़हब को सियासत से अलग करके? नहीं, मैं नहीं अलग कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मजहबी क़यादत है जी, और माशाल्लाह है, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। मामला आता है सियासी लीडरशिप का। जी, वो सियासी लीडरशिप का वैक्यूम कौन फिल करेगा? और अगर कोई आगे बढ़ के कहता है कि मैं फिल करने तैयार हूं, तो मैं पीछे जाने तैयार हूं, उनके बिल्कुल तैयार हूं। मगर यह है कि आप लड़िए इलेक्शन। फिर आप देखिए, सवाल ये है ना कि अगर आप बोल रहे हैं कि इनको वोट डाल दो, जी, तो वो तो आप आसान काम कर लिए, वो तो बहुत आसान काम है। जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी लीडरशिप को पैदा करो, चाहे वो सरपंच के लेवल पे हो, ज़िला परिषद हो, बल्दिया के लेवल पे हो, असेंबली हो या पार्लियामेंट हो। आसान काम नहीं है, ज़रूर मुश्किल काम करना तो पड़ेगा ना। वो चाहते बस एक विज़न क्लियर हो, साथ बैठें, लीडरशिप वैसे आपके हाथों में रहेगी। ना ना तो ना आपको सपोर्ट ना करने को तैयार हैं। मैंने देखिए, ये गलत फहमी है किसी को। लीडरशिप का सवाल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी सियासी लीडरशिप बनाइए। हम लोग जो है 47 के बाद से लेकर अब तक सबको आपने आजमा कर देख लिया। जिस सरजमीन पर हम बैठे हैं, ट्रिपल तलाक की डिबेट में, पहली ट्रिपल तलाक की डिबेट में मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब ने खुद अपनी ज़बान से कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। जी, जय्यद आलिम दीन मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, आमीन। जय्यद आलिम दीन कह रहा है कि मुझे बोलने नहीं दिया गया है। अगर एक आलिम दीन ट्रिपल तलाक के ऊपर ना बोले तो कौन बोलेगा? जो दारुल उलूम देवबंद के रुकने शूरा थे, वहाँ से फाजिल थे, डिग्री थी उनके पास, आलिम थे, नहीं मैं बोलने दिया गया। उन्होंने खुद कहा। अब ये तो मैंने नहीं कह रहा हूँ ना, नहीं, उन्होंने खुद कहा। तो फिर अब इसका क्या करेंगे आप बताइए?
क्या करेंगे? यूएपीए का कानून लाया गया, आरजेडी सपोर्ट की नहीं की, पूछो आप। आज जो बच्चों का केस सुप्रीम कोर्ट हियर कर रहा है 5-5 साल से, जी आप भी तो शामिल है उसमें। वोटिंग करवाया मैं, ताकि जब तारीख लिखी जाएगी तो मालूम होना कि भाई मैं मुखालिफत यूएपीए का जब कानून हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के दौर में। हाँ नहीं ये 2019 में वो चिदम्बरम साहब लाए तो उस वक्त भी मैं यूपीए का हिस्सा था जी। मैं खिलाफ में वोट दिया, मेरी तकरीर है, और उस तकरीर में देख लो जाके, मैंने कहा था इसका इस्तेमाल मुसलमानों पर जो गवर्नमेंट से खिलाफ रहेंगे और दलितों पर होगा। बदबख्ती की बात है वो सही साबित हो रहा है। चिदम्बरम जब होम मिनिस्टर, जब पोटा हटाकर इसको आपने अमेंड किया, जी। फिर 2019 में पहले सेशन में अमित शाह होम मिनिस्टर थे, उन्होंने और उसको सख्त कर दिया, एकदम गंदा कर दिया। किस किस ने तायीद नहीं की बताइए? वैसे साहब एक दो आखिरी सवाल, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट का भी वो ही फैसला आ गया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा कि आप उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराओ, तो क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ और तब्दीली हो सकती है या जो हो चुका वही नहीं, रहेगा? अब तो उम्मीद पोर्टल पे दलाना है, जी क्योंकि उसमें जो सेक्शन क्या है 13 है जो भी है, उसमें तो बोलिए कि फिर नहीं दलाएंगे तो वक्फ नहीं रहेगी, तो दलाना है। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट को हमारे निज़ाम पाशा साहब डेट बढ़ाने की डेट बनाने डाले केस, मरो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का केस आ गया, तो कुछ अपडेट नहीं उसमें वो हियरिंग आई नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हियरिंग थी। हमारी कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, क्योंकि 3-4 महीने तो इसी में निकल गए। जी 2 दिन मांग के लाए थे, बोलते ना वो 2 आरजू में कट गए, इंतजार में कट गए। जो वैसे सब आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर कैंपेन चल रहा है, और आपने ट्विटर पर लिखा था कि आई लव मोहम्मद अगर लिखना बोलना जुर्म है, हर सज़ा मंजूर है। उसके बाद बेशुमार नौजवानों ने लिखा, बोला, पोस्टर लगाया, और उसके बाद फिर पुलिस ने क्रैक डाउन शुरू कर दिया। 1400 FIR दर्ज हो चुकी है, 40 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। गिरफ्तार हो गए 40 लोग, और बरेली में बाज़ाब्ता बुलडोज़र चला, कई लोग गिरफ्तार हैं। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि वैसी साहब कोई अमली कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं, आपकी तरफ से नहीं, प्रोटेस्ट नहीं हुआ, बरेली आप नहीं गए? देखिए जो लोग जिनको कानूनी मदद की ज़रूरत थी, जी हमने उनको मदद देने की पूरी कोशिश की। अब ये बरेली का प्रोग्राम मैं नहीं गया भाई, मैं तो जो प्रोग्राम अगर हम कॉल करते हम चले जाते। हमने मजम्मत की मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की गिरफ्तारी की, खुल के मजम्मत की। जी बिल्कुल आपने की। तो अब उसमें जहाँ जितना हो सकता हम कर रहे हैं। अब हर चीज़ को अगर आप बोल देंगे कि जितना हमारे अराकीन से हो सकता हम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आप बाहर गए थे, अरब मुल्कों का दौरा था, तो वहाँ अक़लियतों के मसाइल पर भी कोई बातचीत हुई वहाँ, या जस्ट ऑपरेशन सिंदूर ही फोकस था? अक़लियतों के मसाइल पर कैसा बात होगी बताइए? आप गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलने के लिए, तो उसमें अक़लियतों की बात कैसा होगी? बात होगी कि पाकिस्तान की तरफ से जो बुज़दिलाना कातिलाना हमला उन लोगों पर किया गया, जी, और उस मुल्क की पुष्टपनाही को, उस मुल्क की तायीद, उसको बोलने के लिए गए। हाँ, बाज़ जगह पर लोग सवालात किए, हम उसका जवाब भी दिए। अच्छा, उसके बाद अमेरिका के साथ भारत का रिश्ता बड़ा ख़राब और पाकिस्तान का बड़ा नज़दीक हो गया, तो इसके लिए किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि जो भारत की फ़ॉरेन पॉलिसी यहाँ पर नाकाम होती नज़र आ रही है? ये तो मुल्क के वज़ीर आज़म को जवाब देना है। वो ट्रम्प से मिलने को तैयार नहीं है। जहाँ ट्रम्प जा रहा हूँ जा रहे ही नहीं, वीडियो क्यों कॉल नहीं जा रहे हैं? अब लोग उनसे पूछिए। अभी वो हुआ ना अपना आसियान समिट जो माँ वीडियो से बहुत खिताब कर दिया, और एक जगह वहाँ से वीडियो से खिताब UN में भी नहीं गए उन्होंने, जयशंकर नहीं, तो मिलने तैयार ही नहीं है। अब क्यों नहीं मिल रहा नहीं मालूम, वरना तो अब की बार ट्रम्प सरकार सब हुआ था अहमदाबाद में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। वैसे अब एक और सवाल, तालिबान के वज़ीर ख़ारजा भी आए थे, और आपका एक पुराना बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ कि आपने 10 साल दो स्टेट, एक तकरीर का एक हिस्सा था, एक सवाल मैंने पूछा था, 2 चीज़ें पार्लियामेंट की वो। जी, तो आपको कैसे लगा उस वक्त के तालिबान की वापसी हो रही है और भारत सरकार को रिश्ता बनाना चाहिए, अब उस पर अमल हो रहा है? वो जब ही करना था हमको, जब ही हमको करना था, इतना इंतज़ार क्यों? तो ये तो बोलते हैं ना उर्दू में, नविश्ते दीवार था कि वो वापस आने वाले हैं वो लोग। हम इंतज़ार क्यों किए, इतना लंबा इंतज़ार क्यों? लेकिन यहाँ तालिबान के नाम पर बेशुमार लोगों को जेल में बंद रखा गया, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, तालिबानी दहशतगर्दी। तो अब बहुत अच्छा है ना, अब तो वज़ीर ख़ारजा आ गए, तो जो लोग उन्हीं के मुंह पे अंडा है या कालिक है। अब कैसा बोलेंगे तालिबान, जब खुद फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे हैं जयशंकर साहब जाकर उनसे? अब तो नहीं बोलेंगे तालिबान इसमें, जब कुछ और नाम डेवलप करना पड़ेगा।
तुर्कमेनिस्तानी बोलेंगे शायद, ये कुछ तो ही बोलेंगे बोलेंगे, मगर रुकेंगे नहीं। मगर देखिए, मुल्क के मफाद में जो होगा ना वो ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि तालिबान जब अफ़गानिस्तान में अलकायदा थी जी, और अफ़गानिस्तान में वहाँ पर टेरर कैंप्स थे LET के, जैश मोहम्मद के नाम से, वो वहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करते थे। और जब अमेरिका छोड़ के जा रहा था, मुझे उसकी फ़िक्र थी कि भाई आप उनसे बात करिए। और आज वो फॉरेन मिनिस्टर आकर ये बोल दिया कि हम अपनी सरजमीन को भारत के ख़िलाफ़ किसी भी दहशत तंजीम को इजाज़त नहीं देंगे। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है। दूसरा है कि हमको पाकिस्तान को बाईपास करना तो छाबार पोर्ट बनाना पड़ेगा। अच्छी बात है कि 6 महीने का एग्जामेशन मिला है। जी, छाबार पोर्ट से हम जाएंगे अफगानिस्तान में। हम क्यों छोड़ेंगे अफगानिस्तान? अफगानिस्तान से हमारे पुराने ताल्लुकात रहे हैं। आज भी वहाँ पर इंडिया के ताल्लुक से, भारत के ताल्लुक से बड़ा पॉजिटिव चीज़ है। हमने अच्छा वहाँ पे $3 बिलियन हमने खर्चा किए जब तालिबान नहीं आने से पहले। कई चीज़ें हमने बनाई वहाँ पर। और फिर कई हमने अफ़गानिस्तान के लोगों को ट्रेनिंग भी दी, NDA में, डिफेंस एकेडमी में लाकर उनको स्कॉलरशिप दी। तो हमारे जियो पॉलिटिक्स के लिए ज़रूरी है कि हम, और फिर हमारा वो रास्ता होगा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए। गज़ा फ़लस्तीन को लेकर भी जो भारत की पॉलिसी है वो नहीं, वो तो वाज़ेह है, ये तो बोलना ही नहीं चाह रहे कुछ। देखिए, ब्रिक्स समिट में गए तो रेजोल्यूशन ने तायद करे, जी, उससे पहले तो बोल नहीं रहे हैं। ग्लोबल साउथ पूरा इजराइल के खिलाफ बोल रहा है, हम लोग खामोशी इसका इख्तियार। नुकसान होगा क्या देश को? नहीं, आप वर्ल्ड में स्टैंडिंग में क्या होगा आपका बताइए भाई। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ICJ, ICC सब कोर्ट ऑफ जस्टिस, वारंट इशू कर दिए उसके खिलाफ। वो जो क्राइम्स कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं, और हम उस पर बोलते नहीं हैं। और वही कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए हम उसी कोर्ट को कहते हैं, याद रखिए इस बात को। कुलभूषण जाधव की सजाए मौत को हम रुकाने के लिए हम भारत गया था, और वही कोर्ट इसको बोल रहा है, इस शैतान नेतन्याहू को, कि वो मुजरिम है, वारंट इशू करता उसके खिलाफ। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जा रहा ना। बिल्कुल। वैसे भी आखिरी सवाल है, पूरा सवाल सुनिएगा। AIMIM से मुसलमान बड़ी तादाद में अब जुड़ रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, और AIMIM पर एक बड़ा तबका इल्ज़ाम लगाता है बीजेपी की बी टीम होने का, या आपसे बीजेपी को फ़ायदा पहुंचता है। तो आपकी लीडरशिप और आपकी पार्टी इस नैरेटिव को काउंटर करने में नाकाम क्यों है? प्रशांत कुमार आए, प्रशांत किशोर, उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा, अरविंद केजरीवाल पर नहीं लगा, आप पर इल्ज़ाम लगता है, और अपने भी लगाते हैं, दूसरे भी लगाते हैं। काउंटर क्या करना है? झूठ है ना, झूठ के पैर नहीं होते। झूठ इल्ज़ाम लगते रहेगा। जब कांशीराम शुरू किए थे, कांशीराम पे लगा इल्ज़ाम। मैं कौन सी खेत की मोली हूँ? बड़े अगर आप हिंदुस्तान की सियासी लीडरशिप को देखेंगे, सब पे इल्ज़ाम लगा। डॉक्टर फरीदी पे लगता था, जलील फरीदी, रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। डॉक्टर जलील फरीदी पे लगता था, इतना नेक आदमी। और उनकी लीडरशिप के लिए हमारे वालिद मरहूम जाकर कैंपेन किए थे। उस ज़माने में मेरे वालिद बोलते थे कि मैं उत्तर प्रदेश के बसों में फिरता था उनके लिए। तो ये इल्ज़ाम लगेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं कभी ये कह रहा हूँ कि मेरे सामने बैठो, जो इल्ज़ाम लगाने वाले, बात करो मेरे से। सामने बैठने की हिम्मत नहीं, आँख में आँख नहीं डाल सकते ये लोग। भाई आप इल्ज़ाम लगा रहे ना, तो बताओ, प्रूफ बताओ। इलेक्शन लड़ना जुर्म कैसा हो गया, बताइए मुझे। अच्छा, अगर हम इलेक्शन लड़ भी रहे हैं तो बीजेपी मेरे वजह से जीत रही है, ये भी तो बता दीजिए। डेटा लाइए ना, ये नहीं ला सकते आप। 240 बीजेपी का अच्छा, कोई सौदा भी करेगा तो 6 सीट पे करेगा, बोलिए। हाँ, आप 300, 400 सीट लड़के आप हार जाते हैं और कुछ नहीं बोलते। यूपी में समाजवादी पार्टी 2017 में हार गई, 2022 में हार गई, 27 में जीतेगी, हारेगी, अल्लाह को मालूम, मुझे नहीं मालूम। इल्म गैब मेरे पास नहीं है, अभी तक नहीं है। अब लोग बना देते हैं, नहीं आए मेरे पास, नहीं मालूम। अब जिसके पास है, मगर उन पे कोई नहीं बोलता। भैया आप 300 सीट लड़े, 400 सीट लड़े, क्या हो रहा है आपका? आप क्या कर रहे हैं? कोई उन पे नहीं पूछा। तो देखिए, एक बात है, कोई भी नहीं चाहता है कि मुसलमानों की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे। जिस दिन पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हो जाएगी, ये इस्तेसाल, ये झूठ, ये मक्कारी, ये सिर्फ जुमलेबाजी, सिर्फ मुशायरे में आकर बैठ जाना
किसी दरगाह के उर्स में जा रहे हैं तो आके चादर पेश कर देना, रमज़ान की इफ्तार की दावत में जाकर बैठकर रोज़ा पहले हम रहते हैं उनके मुंह में खजूर डालना। हाँ, ईद हमारी है। राहुल गांधी की तरफ इशारा नहीं, कर रहे किसी हैं की और तरफ उनके इशारा नहीं है, राजस्थान ये जनरल है, ये जनरल है। ये आप बताइए ये कब तक चलता रहेगा? आप इतना करते हैं ना, आप एक स्टडी है, मैं आपको बुझाऊंगा। वो स्टडी ये कहती है कि अगर किसी का दादा 100 रुपये कमा रहा था तो भारत में हर कम्युनिटी, जी, हर कास्ट, हर रिलीजन के मानने वाले अगर उनके दादा 100 रुपये कमा रहे थे तो आज वो 120, 150 रुपये कमा रहे हैं। एक ही कम्युनिटी है जो अपने दादा से कम कमा रही है, मुसलमान है। इनको तो कहा जाता है कि तुम सांस अगर ले रहे हो, जिंदा हो, तो ये हमारा एहसान है। यही इससे ज्यादा क्यों चाहिए? यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो जुमला है। कल की स्पीच जो अफजल अली खान के बारे में तेजस्वी ने दी, हमने बुला के हम क्या है यार? तुम क्या एहसान कर रहे हम पे? हम क्या तुम्हारे दर पे आके भीख मांगे क्या? तुम हिस्सेदारी की क्यों नहीं बात करते? तुम 17% हो तो 17% की बात करो ना, कुछ तो बोलो। अच्छा, अफसोस की बात क्या है कि वो अफजल अली खान के पीछे उनके अल्पसंख्यक समाज के जो सदर हैं जी, वो वो उसी जिले के हैं और साहिब मौसूफ के नाक के नीचे तमाशा हो रहा है। देखिए उसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, पोएटिक जस्टिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिकली बोलना पड़ेगा। आपके अल्पसंख्यक समाज के प्रेसिडेंट हैं, दरभंगा के हैं, फरजान अंजुमन लड़ रहे हैं किसी हलके से, और वहां पर अफजल अली खान का टिकट कट जाता है। क्यों भाई, ये सब क्यों हो रहा है? ये तो हमको सोचना है। अगर हम बदलने की कोशिश करेंगे अपने आप को तो यकीनन अल्लाह सुब्हान तआला तो काम सीमांचल के बाहर क्यों मजबूती के साथ? मिथिलांचल में भी मुसलमानों की बड़ी आबादी है, दूसरे इलाकों में जा रहे हैं, मिथिलांचल भी गए, वहां पर भी लड़ रहे हैं, मगर आपने कोई रैली तक नहीं की है मिथिलांचल में? नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं? नहीं, उधर ढाका में हुई है, दरभंगा, मधुबनी। ना गए, उससे पहले के हम लोग गए, गाड़ी में गए, उल्टा पूरा 3 दिन का सफर था पूरा वहां पर। दरभंगा में हुई? हाँ, दरभंगा, अरे दरभंगा बाजू हुई। आपके कॉन्स्टेंसी का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। अलीनगर। उनके घर में हम खाना भी खाए, बेचारा दावत दिए। ड्यूटी में अनीसुर रहमान के यहाँ क्या? नहीं, उनके घर में खाना खाए, जो नेपाल में रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वो, तो वहाँ गए, वहाँ क्यों नहीं गए? तो बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी साहब, वक्त देने के लिए। लंबी बातचीत हुई, और कैसी लगी आपको गुफ्तगू कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और एक मरतबा फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने मिल्लत टाइम्स को वक्त दिया। बहुत दिनों से मिल्लत टाइम्स की ऑडियंस का मुतालबा था, इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगता था कि आप क्यों इंटरव्यू नहीं करते। बहरहाल मैंने कोशिश की। चलिए, पहली मरतबा आप पे लग गया इल्ज़ाम।